अभी 1 साल पहले ही सरोजनी जी के पति का स्वर्गवास हुआ था और पति के जाते ही सरोजनी जी के जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका था, जो कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब उन्हें सब कुछ साफ नज़र आ रहा था कि वह अपनों के फैलाए चक्रव्यूह में फंस चुकी थी और उनका जीवन अब बहुत कष्टप्रद हो चुका था, जिसे सुधारना बहुत ज़रूरी था। बस वह अपने बर्दाश्त की सीमा पार होने का इंतज़ार कर रही थी। सरोजनी जी सुबह सवेरे पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा चुकी थी। खुद भी वो नहाकर पूजा करने के बाद सबके कपड़े धो रही थी। बेटे बहू के कपड़े धोते वक्त उन्हें बहुत रोना आ रहा था कि इस उम्र में भी जब उनके हाथ पैर में इतना दर्द रहने लगा है, फिर भी उन्हें बेटे बहू के कपड़े धोने पड़ रहे हैं। खैर, अगर वह काम करने से इनकार करती तो बहू उन्हें 4 बातें सुनाती और समय से खाना भी नहीं देती, इसलिए वह जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। जब वह कपड़े धोकर बाहर आई तो बेटा बहू साथ बैठकर पराठे, दही और आलू मटर की सब्ज़ी खा रहे थे। वह कहने लगी, बहू मुझे भी भूख लगी है, नाश्ता दे दो। तो वो कहने लगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं ना, आपको बाद में दे दूँगी। चाहिए अपने कमरे में जाकर बैठिए, जब देखो तब हमारे खाने पीने की चीज़ों पर नज़र लगाती रहती हैं। सरोजनी जी को बहुत रोना आ रहा था कि बेटे के सामने ही बहू ने इतना जलील कर दिया, लेकिन बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा है। और जब वो घर के सारे काम कर सकती हैं तो खुद का खाना खुद क्यों नहीं ले सकती। शुरुआत में तो बेटा बहू उनका बहुत ध्यान रखते थे, पति के गुजरने के बाद भी उन्हें सिराखों पर बिठा कर रखते थे। धीरे धीरे बेटा उन्हें समझाने लगा कि माँ, अब यह घर तुम्हें मेरे नाम पर कर देना चाहिए। वह हैरान रह गई थी और कहने लगी कि बेटा, यह घर तो अभी तक तुम्हारे पिताजी के नाम पर है। तो वह कहने लगा, माँ, कल को अगर कोई चाचा आकर हमसे हमारा घर छीन ले तो, क्योंकि ज़मीन तो दादाजी ने खरीदी थी ना, इसलिए तुम्हें यह घर मेरे नाम पर कर देना चाहिए। आखिर वैसे भी इस घर का वारिस तो मैं ही हूँ ना। वह बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उन्होंने घर अपने बेटे के नाम कर दिया था। उसके बाद काफ़ी दिनों तक सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन बेटे ने समझाया, माँ, पापा ने लाखों रुपए की एफडी तुम्हारे नाम पर कर रखी है, क्या करोगी इतने पैसों का। वैसे भी एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो वह पैसे मुझे दे दो, मैं उन्हें शेयर मार्केट में लगा दूंगा। दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेंगे, बहुत अच्छा ब्याज मिलेगा उसमें। देखना, 3-4 साल में ही पैसे डबल हो जाएंगे। सरोजनी जी का मन नहीं था अपनी सारी जमा पूंजी बेटे को देने का, क्योंकि वही उनके बुढ़ापे का सहारा था। लेकिन बेटे ने बुरी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और उन्हें घर में कोई तकलीफ भी नहीं थी। तो आखिर उन्होंने बेटे पर भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे के नाम पर कर दी और बेटे ने वह पैसे अपने नाम पर शेयर मार्केट में लगा दिए, क्योंकि उसका कहना था, माँ, अगर यह पैसे तुम्हारे नाम पर लगाऊंगा तो बार बार तुम्हें साइन करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ दौड़ भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए बार बार मार्केट के हिसाब से पैसों को इधर उधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सरोजनी जी को शेयर मार्केट की उतनी समझ नहीं थी कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और कहीं कोई दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती, और उन्होंने सब कुछ बेटे के नाम पर कर दिया। अब उनके पास बचा था तो सिर्फ थोड़ी सी पेंशन, उससे भी वह घर का बिजली का बिल, अपनी दवाइयाँ वगैरह के खर्चे निकालती थीं। और उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास बच जाते थे, उसे भी बहू रजनी किसी न किसी बहाने हर महीने निकलवा ही लेती थी। देखा जाए तो वह पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बहू की चिकनी चुपड़ी बातें करके उनसे एक एक करके उनके सारे जेवर भी ले लिए थे और अब वह अपने बेटे बहू के किसी काम की नहीं बची थी। पूरी तरह से खाली हो जाने के बाद ही बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति बदलने लगा था। खैर, नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद बेटा ऑफिस चला गया और बहू भी सोफे पर बैठकर मोबाइल यूज़ करने लगी। वह उन्हें नाश्ते के लिए बोल ही नहीं रही थी, तो मजबूर होकर उन्होंने फिर से बाहर निकलकर बहू से नाश्ते के लिए कहा। तो वह कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में आपको नाश्ता देती हूँ, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अब सरोजनी जी भूख से छटपटाती हुई इंतज़ार कर रही थी। देखते देखते सुबह के 11 बज गए थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो वह अपने कमरे से बाहर निकल आई तो उन्होंने देखा कि बहू मोबाइल में कोई मूवी देख रही थी। वह कहने लगी, बहू, मेरा नाश्ता। तो बहू बोली, अरे हाँ, आपका पराठा किचन में कैसरोल में रखा हुआ है, जाकर खा लीजिए, और उसके बाद सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, वह सारे बर्तन धो दीजिए। वह रसोई में आई तो उन्होंने कैसरोल खोलकर देखा तो उसमें एक नमकीन पराठा रखा हुआ था। ना सब्जी बची थी, ना ही दही बचा हुआ था।
उन्हें बहुत तेज़ का गुस्सा आ गया। रसोई की सिंक में छोटी छोटी ढेर सारी कटोरियाँ, ग्लास, प्लेटें, कुकर, कढ़ाई, चम्मच वगैरह मिलाकर 40-45 बर्तन भरे हुए थे। सरोजनी जी सुबह के 11 बजे तक भूख से छटपटा रही थी और अब इतने सारे बर्तनों का ढेर देखकर उनका दिमाग फटने लगा। फिर एक एक निवाले के लिए, मजदूरों की तरह काम करवाने वाले बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए सरोजनी जी ने अपना मन मजबूत बनाया। वह बिना पराठा खाए ही रसोई से बाहर निकली और घर के बाहर जाने लगी। रजनी मोबाइल से सिर उठाकर बोली, अरे माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? सारे बर्तन साफ़ हो गए क्या? सरोजनी जी गुस्से में बोली, बहू, मैं तुम्हारे एक नमकीन पराठे के बदले 40 बर्तन नहीं मांजूंगी। रजनी हैरानी से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए कहने लगी, आप नहीं मांजेंगी तो कौन मांजेगा? अभी तो एक पराठे की बात है, फिर शाम का खाना भी नहीं मिलेगा आपको, तब आप क्या करेंगी? सरोजी जी उसके सामने जोर से हाथ पटककर हाथ जोड़ते हुए बोली कि अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं, अपने खाने पीने का इंतज़ाम मैं खुद कर सकती हूँ, अब तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह तेज़ी से घर के बाहर निकल गई। उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वह पड़ोस के घर में गई और शर्म लिहाज त्याग कर कहने लगी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। रजनी दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी कि सास कहाँ गई हैं। उन्हें इस तरह से खाने के लिए पड़ोसी के घर पर गिड़गिड़ाते देखकर वह दौड़कर उनके पास गई और उन्हें खींचकर पीछे करते हुए बोली, यह आप क्या कर रही हैं माँ जी? समाज में आपके बेटे की नाक कटवा देना चाहती हैं क्या आप, कि आपका बेटा आपको भरपेट भोजन भी नहीं दे सकता, इसलिए आपको लोगों के घर में इस तरह से खाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है? सरोजनी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने खींचकर एक जोर का तमाचा बहू को मारते हुए कहा, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, अपने पड़ोसियों से मदद मांग रही हूँ। मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं और तुम लोगों को तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी। अगर अपनी भूख के बारे में मैं सोच रही हूँ तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों की नाक कटवा रही हूँ, और जब तुम लोग सचमुच मुझे भूख से तड़पाते हो तब तुम्हें भय नहीं लगता कि किसी को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा? पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे और सब लोग खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। रजनी अपना गाल सहलाते हुए घर के भीतर चली गई और उसने तुरंत ही गिरीश को फ़ोन लगा दिया। गिरीश ने जब यह सब कुछ सुना कि माँ मोहल्ले में तमाशा कर रही है तो वह तुरंत ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गया। तब तक सरोजनी जी पड़ोस में के आंगन में बैठकर खाना खा रही थीं। गिरीश को बहुत तेज का गुस्सा आ रहा था। वह पड़ोसी के घर गया और कहने लगा, माँ, घर चलो, यह सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या तुम्हें घर पर खाना नहीं मिलता? सरोजनी जी गुस्से में बोली, नहीं, नहीं मिलता मुझे खाना। बोलो, क्या कर लोगे तुम? क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि घर पर मुझे भरपेट भोजन मिले? गिरीश पड़ोसी से कहने लगा, माँ की दिमागी हालत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए यह बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आपने इतनी देर तक इन्हें अपने पास रखा, आपने बहुत अच्छा किया, वरना यह कहीं और भाग जाती तो हम इन्हें ढूंढते ही रह जाते। इतना कहकर वह माँ को पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगा। सरोजनी जी ने उसे भी एक जोर का चाटा मारते हुए कहा कि जब मैं तुम लोगों के अत्याचार सहने से इनकार कर रही हूँ तब तुम लोग मुझे पागल साबित कर देना चाहते हो। मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ है, चाहे तो तुम लोग मेरा मेडिकल चेकअप करवा लो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है तो मैं बताती हूँ कि जब एक माँ का दिमाग ख़राब होता है तो वह क्या कर दिखाती है। एक बार फिर से हो हल्ला मच उठा था और मोहल्ले के लोग उस आंगन में इकट्ठा हो गए थे। सब लोग गिरीश से कहने लगे कि तुम्हारी माँ जब इतने गुस्से में है तो ज़रूर कोई कारण तो होगा, तुम अपनी पत्नी से पूछो, क्या वह इन्हें भरपूर भोजन नहीं देती? अब गिरीश क्या बोलता, उसकी आंखों के सामने ही तो सब कुछ हो रहा था। उसने अपना गला साफ करते हुए एक बार फिर से लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, माँ को हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। माँ आजकल भूल जाती हैं कि उन्होंने कब क्या खाया है, शायद इसीलिए इन्हें ऐसा लग रहा होगा। अपनी माँ का ध्यान रखना मैं जानता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। लेकिन गिरीश के पड़ोसियों ने बोला, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, सालों से हम सब पड़ोसी हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और सरोजनी जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यह भी हम जानते हैं। और तुम दोनों उनके बेटे बहू उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो? ऐसा नहीं है कि वह पड़ोसियों से छुपा हुआ है, सबके घर आसपास ही हैं और तुम लोगों की हरकतें सबकी नज़रों में हैं। बेचारी दिन भर इस बुढ़ापे में कभी छत पर कपड़े सुखाती हैं, कभी उन्हें उठाने आती हैं, कभी झाड़ू पोछा लगा रही होती हैं, कभी तुम्हारे बच्चों को लेने स्कूल जाती हैं। यह सब तो वह काम है
जो हमें बाहर से दिखाई पड़ता है। घर के अंदर से तुम क्या क्या करवाते होगे वह अंदाज़ा भी है हमें। सारे काम तो हम सरोजनी जी को ही करते देखते हैं, ना कि रजनी को। तो ज़्यादा होशियारी तो हमसे दिखाना मत, और ऊपर से इतनी हिम्मत कि अपनी माँ को एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हो। उस माँ को जो किसी भी तरह से तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं है, या उनका घर है, पेंशन भी आती होगी उनकी, उसके बाद भी अगर वह ऐसी शिकायत कर रही हैं तो गलत तो नहीं बोल रही होंगी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ को नौकर बनाकर रख दिया है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और ऊपर से माँ को खाना देने में तुम्हें जोर आता है। इतने नीच और घटिया हो तुम दोनों। तब तक सरोजनी जी के पति के साथ काम करने वाले केशव जी अपने बेटे को लेकर आए, जो कि शहर का जाना माना वकील था, जिसे कि सरोजनी जी ने ही बुलाया था। वकील को देखते ही गिरीश का दिमाग घूम गया। उधर रजनी भी छत पर से खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। वकील को देखते ही उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी। वकील ने सारी बातें सुनने के बाद गिरीश से कहा कि आप सीधे सीधे अपनी माँ को उनका घर वापस उनके नाम पर करके दे दीजिए, वरना हम लोग केस करेंगे और तब आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि आपने अपनी माँ को बहुत प्रताड़ित किया है और झूठ बोलकर धोखे से घर अपने नाम करवाया है। साथ ही साथ झूठ बोलकर और धोखे से उनकी सारी जमा पूंजी भी हड़प ली है। गिरीश के हाथ पैर फूलने लगे थे। वह कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ता। वह झट से माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। मुझसे गलती हो गई। यह घर तो आपका ही है ना, आप पूरे अधिकार के साथ रहो ना। बेकार में कागजी कार्रवाई करने से क्या ज़रूरत है। लेकिन सरोजनी जी ने इतने दिनों में जो कष्ट झेला था, उसके बाद अब उन्हें बेटे पर यकीन नहीं रहा था। वह कहने लगी, नहीं बेटा, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके मेरा घर खाली करके चले जाओ। यह घर मेरे नाम पर करो और मेरे जितने पैसे तुमने लिए थे वह सारे पैसे वापस मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दो। उसके बाद हम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ आराम से ज़िंदगी जियो। तुम्हें इस बूढ़ी माँ का बोझ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। गिरीश कहने लगा, माँ यह तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं घर और पैसा तुम्हारे नाम पर वापस कर देता हूँ, लेकिन मुझे घर से निकालने की क्या ज़रूरत है? आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो तुम्हारे बाद तो यह घर मेरा ही होगा ना। सरोजनी जी व्यंग से बोली, अगर तुझे इतनी ही बुद्धि थी तो तूने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई? तेरे कहने पर मैंने घर तेरे नाम पर भी कर दिया था ना। उसके बाद तूने मेरी क्या दुर्दशा की। मैं यह घर तो नहीं खा रही थी ना, मुझे तीनों टाइम भरपेट खाना तक नहीं मिला। मेरे लाखों के घर को हड़प कर, मेरे लाखों के रुपए हड़प कर तुम लोगों ने मुझे दाने दाने के लिए तरसा दिया और साथ ही साथ अपने घर का नौकर भी बना दिया। एक एक निवाले के बदले तुमने मुझसे कितना सारा काम करवाया। तो अब मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहती। तभी उनकी बहू भी वहाँ पर पहुँच गई और उन्हें समझाते हुए कहने लगी, माँ जी, बात केवल घर की या रुपए पैसे की नहीं है। बुढ़ापे में आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आज ही आपको चक्कर आ जाए या फिर आप गिर पड़े तो आपका ध्यान कौन रखेगा? सरोजनी जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बहू तुम तो मेरा ध्यान रखने की बात मत ही करो। तुम जैसा ध्यान रख रही हो ना, उससे तो अच्छा है कोई मेरा ध्यान रखे ही नहीं। अब रजनी ने नीचता की सारी हदें पार करते हुए बोला, सोच लो मम्मी जी, मरोगी तो अंतिम क्रिया हम लोग ही करेंगे, वरना कोई पड़ोसी या पापा जी के दोस्त का वकील बेटा पूछने वाला नहीं है। तो सरोजनी जी ने बोला, बेटा मेरे जीने मरने की चिंता तू मत कर, उसका भी इंतज़ाम मैंने कर लिया है। तुम लोगों को मेरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर रजनी और गिरीश हैरान थे। सरोजनी जी आगे बोलने लगी, मैंने एक एनजीओ से बात कर ली है। उनका काम ही मेरे जैसा बेसहारा लोगों का अंतिम समय में ख्याल रखना है, और जिनका कोई नहीं होता ना, उनका अंतिम संस्कार भी वही लोग करते हैं। तो मेरी तरफ से आज से तुम लोग स्वतंत्र हो। जब मुझे ऐसा लगेगा ना कि शायद मैं अब इस दुनिया से चली जाऊंगी, मैं खुद ही अपने अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करके जाऊंगी और अपने सारे पैसे और यह घर भी ऐसे ही किसी संस्था के नाम करके जाऊंगी, ताकि मेरे जैसे बेसहारा लोगों को कुछ सहारा मिल सके। तुम लोगों को यहाँ आने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल तो जल्दी से जल्दी मेरे घर से बाहर निकलो। आखिरकार सरोजनी जी अपनी जिद पर अड़ी रहीं, तो रजनी और गिरीश को वह घर उन्हें वापस करना पड़ा और घर छोड़कर भी जाना पड़ा। गिरीश को बहुत दुख हो रहा था कि अब घर भी हाथ से निकल गया और पैसे भी। संपत्ति के नाम पर उसके पास फ़िलहाल कुछ बचा नहीं था। अब उसे अपनी मेहनत के बल पर ही अपनी ज़िंदगी चलानी थी। अब आए दिन दोनों पति पत्नी में झगड़े होते थे। उनके ज़िंदगी का सुख चैन अलविदा हो गया था, क्योंकि अब उन्हें फिर से शून्य से शुरुआत करनी थी। किराए के मकान में किराया तो ज़्यादा था ही,
इसके साथ ही बिजली का बिल, पानी का बिल अलग से आता था। खर्च बढ़ चुके थे और महंगाई भी इतनी ज़्यादा थी कि गिरीश की सैलरी पूरा घर आराम से नहीं चल पाता था। अब तो रुपए पैसे को लेकर हमेशा घर में तनाव बना रहता था। दोनों को ही अफसोस होता था कि माँ के साथ रहते हुए उन लोगों के जीवन में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी माँ को जिस तरह से तरसाया था तो उन्हें अब इस बात की सज़ा भुगतनी पड़ रही थी। उधर सरोजनी जी ने घर में मौजूद 2 एक्स्ट्रा फ्लोर किराए पर चढ़ा दिए थे। एक फ्लोर में वह आराम से रहती थी। किराएदार अच्छे लोग थे तो बुरे वक्त में उनकी मदद भी कर देते थे। साथ ही साथ पूरा मोहल्ला भी उनकी मदद के लिए तैयार खड़ा रहता था। बाजार से कुछ सामान लाना हो या दवाई लानी हो, उन्हें अस्पताल ले जाना हो, कोई ना कोई उनकी मदद कर ही देता था। खैर, परिवार के बिना किसे अच्छा लगता है, लेकिन जब परिवार इतना स्वार्थी हो कि 2 वक्त का भोजन देने के लिए भी तरसा कर रख दे, तो इससे बेहतर तो परिवार के बिना रहना ही होता है। सरोजनी जी ने अपने बेटे बहू को कभी ना माफ़ करने की सोच ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह उन्हें माफ़ करके दोबारा उन पर विश्वास करेंगी तो फिर उनके साथ वही सब कुछ होगा जिसे वह पहले झेल चुकी हैं, क्योंकि वह अच्छे से समझ चुकी थी जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, जब वह उनके साथ इतना गलत कर सकता है तो वह भावुक होकर उसके ऊपर दोबारा विश्वास नहीं कर सकती।